मैकेनिक का काम नहीं होता कि आपका ये जो चीज़ होती है ये अनाड़ी का काम होता है। इस टाइप की फिटिंग आपने नहीं लानी कि आपका पीस बिल्कुल प्लेन हो। यहाँ कंप्रेसर अगर पीस कम हो गया है, आप कंप्रेसर के साथ टांका लगा लें, पित्तल का टांका लगेगा, इसमें क्या मसला। मैकेनिक है तो टार्च इस्तेमाल करना आपको आती है, तो ये चूतिया काम ना हो कि अगला जो मैकेनिक देखेगा तो ये किसने काम किया है, बहुत बड़ी फिल्म थी जिसने काम किया है। तो मैकेनिक को गालियाँ देता है काम देके। काम में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, बगौर देखें कि कहाँ गलती है मेरी, कहाँ मैंने ये काम गलत किया है। ये फिटिंग नहीं किसी भी जगह नहीं होती। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पुश करना है, अपने हाथ में जान है तो बस थोड़ी सी जान इस्तेमाल कर लो। तो 1 मिनट भी नहीं, बस चंद सेकंड मुझे देंगे तो मैं इसका टांका लगा दूँगा। बस 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। अभी नहीं, ये 2 मिनट छोड़ दिया। थोड़ा सा है मुश्किल। कैपड़े से नहीं पकड़ना, कैपड़े से नहीं। हिलाना नहीं, हिलाना बड़ा टांका, थोड़ा सा गंदा टांका है। अब आपका सिस्टम मुकम्मल हो गया जी। छोड़, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रेशर नहीं देंगे। हम थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर अपने टांके चेक करेंगे। अगर आप एयर का प्रेशर देंगे तो आपका ड्रायर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर सारी नमी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर अपने जॉइंट आप क्लियर कर लें, कोई जोड़ आपका लीक तो नहीं। ये जो कैपिलरी अंदर से जा रही है ये यहाँ खुली हुई नहीं है, ये फ्रीज़र में खुली है। ये कूलिंग एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए, कंप्रेसर की मैकेनिकल हिफाजत के लिए ये काम करते हैं। लिक्विड लाइन, ये लिक्विड लाइन है, कैपेसिटिव लिक्विड लाइन है, और सेक्शन लाइन के मिलाप को कहते हैं हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है। ये ज़्यादा हम इसकी गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर आप ठूस हो जाते हैं। खासतौर पर मेरे पास मुफ्ती आजम साहब है, बिल्कुल मेरा दिमाग खा जाएगा। तो ये नहीं कर लेंगे, ये कर लेंगे। गैस का सिलेंडर लेकर है, R134 का, R134 का स्काई ब्लू। अच्छा, वैसे ही हकीकत फार्मूला सही होता है, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मिसाल दे रहा
सर इस ड्रायर का क्या काम होता है? नमी को ऑब्जॉर्व करते हैं, नमी को चेक करते हैं। नमी को जैसे अगर सिस्टम में कोई नमी आ जाए सही तो ये सही है सर, और तो गैरहाजिरी का, ये गैरहाजिरी से सारा कुछ फारिग हो जाता है। बिल्कुल सर। खोलें गैस थोड़ी सी, खोल दो। ये 20 psi मैंने स्टैंड प्रेशर दिया है, यानी कंप्रेसर बंद है और गैस सारी यहाँ रुक गई है। कोई सेक्शन साइड पर आई है तो हम अपने टांके चेक करेंगे, कोई टांका हमारा बुलाक वो लीक तो नहीं है। लीक होगा तो हमारे पास बबल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम अगले प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। अंदर से सिस्टम में से हम नमी को निकालेंगे, एयर को निकालेंगे। इसके लिए एयर निकालने के लिए क्या प्रोसेस किया जाता है, वैक्यूम किया जाता है। वैक्यूम के लिए आपको एक बंदे को यहाँ पर बड़ा पावरफुल हाथ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हाथ हिलाएंगे तो वैक्यूम टूट जाएगा। एक जानदार बंदा, समझदार बंदा यहाँ दबा के रखे। वैक्यूम बस इधर रखें, इधर ही रखें अभी। अब हम वैक्यूम इधर रखें, अभी गैस चार्ज करेंगे ना कसी। अब ये इसे ऑपरेट करें, एक बंदा इधर हाथ रखे शर्त। अब हम गेज का वाल्व खोल रहे हैं। आगे वाले ठीक है, दबा के रखने, अपने से हिला नहीं, बिल्कुल हिले ना। ये अंदर हिल गया तो बस काम ख़राब हो जाएगा। ये क्यों बंद हो गया? जी ऑन करें। 20 एम्पेयर। अब ये अंदर से हवा को खींचकर बाहर फेंकेगा। बाज़ औक़ात मैंने आपको समझाया था, हमारी गेजें ख़राब होती हैं, सुई 10 पे रुक जाती है। रुक जाए, हम इसको फॉलो करेंगे। जब इधर से हवा आना बंद हो जाए, समझे कि वैक्यूम हो गया है। वरना वैक्यूम पॉइंट है 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी। ये लेक्चर में हर चीज़ आ चुकी है कि 29.92 का मतलब इंचेस ऑफ मरकरी का मतलब ये होता है सिस्टम से हवा मुकम्मल तौर पर खारिज हो गई है। वैक्यूम पॉइंट क्या है, 29.92। वैक्यूम की कई क्या है, किस चीज़ में हम वैक्यूम को लेते हैं, इंचेस ऑफ मरकरी में। अभी यहाँ बिल्कुल दबा के रखने खान जी, हाथ आपका खींच क्यों ना ले, हाथ ना हिले। हाथ हिला तो वैक्यूम नहीं होगा। अब देखें हवा कम हो गई है, बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ गई है। Bahkan ada ya. besar ini. 15-20 मिनट 25 मिनट अच्छा वैक्यूम करें। यहाँ तो हम अच्छा वैक्यूम नहीं करते क्योंकि आपको समझाना ही होता है, टाइम ज़ाया होता है। अब देखिए हमारी सुई तकरीबन 29.92 तक पहुँच गई है। अब इधर से हवा आना बिल्कुल बंद हो गई है। देखिए हवा नहीं आ रही, इसका मतलब है वैक्यूम मुकम्मल हो गया। अब हम गेज के वाल्व को बंद कर दें। -29. अब वैक्यूम को हम होल्ड कर देंगे। हमारी सुई कहाँ रुकी हुई है, हम 15-20 मिनट बाद चेक करेंगे। सुई अगर इसी जगह पर है, इसका मतलब है वैक्यूम स्टैंड है। अगर सुई ऊपर चली गई है, इसका मतलब है सिस्टम में हवा दाखिल हो गया, आपका वैक्यूम टूट गया है। सुई उधर बंद करते, कंप्रेसर का काम ख़त्म हो गया, गैस सिलेंडर लगा। अब आपने कम अज़ कम 15-20 मिनट वैक्यूम को स्टैंड रखना है। अगर सुई ऊपर चली जाए, इसका मतलब है इसमें लीकेज है, वैक्यूम टूट गया है। गैस चार्ज नहीं करेंगे, गैस का प्रेशर देंगे, हवा का भी नहीं देंगे। जोड़ चेक करेंगे, लीडें चेक करेंगे, इसमें कोई रबड़ वगैरह तो ऐसा नहीं है रबड़ ना हो या लीड लूज़ हो। बाज़ औक़ात गेजें लूज़ होती हैं, गेज का वाल अपने फुल बंद किया होता है, फिर भी वो हवा ले रहा होता है। ये कई बार ये मसाइल हमारे साथ आते हैं। अब सुई अपनी जगह पर स्टैंड है। अब हमने लीड को उतारा है किससे, वैक्यूम पंप से। तो इस लीड के अंदर क्या था, वैक्यूम था। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस हवा को निकालेंगे जो वैक्यूम से लीड उतारते वक्त इसके अंदर आ गई है। इस अमल को क्या कहते हैं, पर्चिंग करना।
गैस चार्ज करने से पहले मेन प्रोसेस है वैक्यूम करना, अगला प्रोसेस है पर्चिंग करना। अगर पर्च नहीं मारते वैक्यूम का मकसद ही खत्म हो गया, वैक्यूम का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 25 PSI गैस डंप की, ठीक है। ठीक। अब इसको बंद वाला अब बंद वाला थोड़ा ऑन वाला बंद किया हुआ ये सब ऐसे बंद करो। उसको Dawan siya na combination. Ano? बस ऐसे ही करो इसको। जी, ऑन करें इसको। 11 da Marashi. अब देखें गेज की सुई नीचे आना शुरू हो गई है। जो गैस आपने डाली है कंप्रेसर से कंप्रेस करके सिस्टम में भेज रहा है। सुई जैसे ही 0 पर पहुंची आप कंप्रेसर को बंद कर दें, बंद कर दें शहजादे। आपने बंद कर दिया है। अब जब बंद किया है तो आपने ये देखना है सुई 0 पर रुकी रहती है, ऊपर जाती है। 4 से 5 सेकंड में सुई को ऊपर जाना चाहिए। ये 1 सेकंड में ऊपर जाना शुरू हो गई। इसका मतलब है उस्ताद सारे टाँके खुले हुए हैं, गैस सारी वापस कंप्रेसर में आ गई, ठीक है। यानी आपने 20 PSI गैस डाली, कंप्रेसर बंद था, या 30 PSI डाल दी, या 40 डाल दी, या 10 डाल दी, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपने डाल दी, उसके बाद कंप्रेसर को चलाया। जैसे कंप्रेसर को चलाया तो सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गैस आपने डाली थी वो कंप्रेसर बंद था। कंप्रेसर चला, जो कंप्रेसर में गैस थी उसे कंप्रेसर ने कंप्रेस करके सिस्टम में धकेल दिया। जो गैस का प्रेशर यहाँ शो होता है उसको कहते हैं रनिंग प्रेशर, बैक प्रेशर, रिटर्न प्रेशर। वो प्रेशर होता है जो कंप्रेसर में आया हुआ है। साइकिल का प्रेशर नहीं शो होता, जो वो प्रेशर शो होगा जो कंप्रेसर में मौजूद है। अब हमने क्या किया है, हम सुई जैसे कंप्रेसर चलाया सुई 0 पर आ गई, हमने बंद कर दिया कंप्रेसर को। अब जो हमने ये देखना है अगर सुई 0 पर रुक गई, ऊपर नहीं जा रही 3-4 सेकंड में, तो इसका मतलब है आपका कोई टांका बुला के गैस वापस नहीं आ रही, वापस नहीं आ रही। क्योंकि जो कंप्रेसर ने गैस भेजी है ऊपर वो अपना साइकिल मुकम्मल करके वापस आनी चाहिए, वापस नहीं आ रही। इसका मतलब है उस्ताद रुक जा, तेरा टांका बुला दे। 99% ये कैपिलरी ब्लॉक होती है। आप अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे, गैस मंडी रखेंगे, आम मैकेनिक सारे ऐसे करते हैं। इन प्रोसेस को उनको तो पता ही नहीं है। वो देखिए उनसे पूछ लें, 25 साल उन्होंने काम किया, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इन प्रोसेस का मैकेनिक को नहीं पता। ये इंजीनियरिंग प्रोसेस है। हम एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं, फिर हम गैस डालते हैं ताकि हम टेंशन फ्री हों, टेंशन ना लेके बैठे हाँ यार ये हो गया वो हो गया, दिमाग ख़राब करे। पहले हम आधे से ज़्यादा पागल होते हैं। तो इस वजह से अब सुई ऊपर चलेगी 20 पर, ठीक है। अब हमारे प्रेशर पर वापस आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा रीअपडेट करेंगे। जी ऑन कर दें। अब सुई वापस आ रही है। अब हम बाद लोग झटके देके, अक्सर मैकेनिक ऐसे करते हैं, इसमें छोटा सा कंप्रेसर है, ज़्यादा आप झटके देके गैस डालेंगे तो वो तेल मार जाता है। बड़े प्यार से इसके अंदर आपका चार्जिंग प्रेशर है 10 PSI। अब 10 पे सुई को छोड़ दें, बस कितने सेकंड के लिए, 30 से 35 सेकंड के लिए छोड़ दें, इसको जाने दें, उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। 30-35 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, इसके वाल को आपने बंद करना है। वाल को बंद करना है तो आपने देखना है कि आपका सेक्शन प्रेशर या रिटर्न प्रेशर या चार्जिंग प्रेशर कितना हो गया। तकरीबन ये 5 PSI हो जाता है 30-35 सेकंड में। हमने अभी 30-35 सेकंड में नहीं दिए, सुई 5 पर आकर रुकी है। इसका मतलब है जो गैस वापस आ रही है वो 5 PSI कंप्रेसर को वापस ले रही है। ठीक हो गया। अब हम ये देखें सुई पूरे 5 पे रुक गई है। अब हम मज़ीद इसको 10 पे छोड़ दें। सिलेंडर का वाल्व बंद कर दें। 10 PSI आपने गैस डाल दी। अब यूनिट को चलने दे। देखिए कंडेंसर यहाँ पे हीट कंडेंस करना शुरू हो गया, आग बन गया। ये कंडेंसर छोटा है,
आपका इंटरनल कंडेंसर ये जो था मैंने काटा हुआ है, उसकी जगह मैंने लगाया नहीं है। आपका ड्रायर ऐसे पता चले बिल्कुल हल्का सा गर्म। अगर इस तरह गर्म हो रहा है जिस तरह ये हो रहा है, तो इसका मतलब है हेड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका कंप्रेसर हीटअप होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कंडेंसर छोटा है, लेकिन फीड के अंदर आपने ये नोट करना है कि ये क्यों गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह है या गैस आपने ओवर चार्ज कर दी है, या आपका कंडेंसर आपने चेंज किया, कंडेंसर छोटा है। अगर आपने कंप्रेसर चेंज किया तो कंप्रेसर साइज़ में बड़ा है। अब इसके साथ हमें एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाना पड़ेगा या कंप्रेसर चेंज करना। हम कंप्रेसर चेंज वाली तरफ जाते नहीं हैं। एक एक्सटेंशन 1/8 की या 1/10 की एक्सटेंशन हम साथ लगा देते हैं। अब 10 PSI गैस चार्ज कर दी, आपकी कूलिंग शुरू हो गई। आधे घंटे 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपका ये 10 PSI प्रेशर 5 पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा, क्योंकि गैस लिक्विड बनती जाती है, प्रेशर कम होता जाएगा। फिर आपने प्रेशर को फिर 10 PSI कर देना। फिर ऊपर फुल कूलिंग होगी है। जब ऊपर फुल कूलिंग हो जाएगी फिर आपका सेक्शन कम हो जाएगा, नीचे कूलिंग नहीं आ रही होगी। फिर आप 10 पर प्रेशर कर देंगे, नीचे बड़ी तेज़ी से कूलिंग आना शुरू हो जाएगी। जब नीचे कूलिंग आना शुरू हो जाए बस मज़ीद गैस नहीं डालें। ठीक है, अगर आप समझते हैं नीचे प्रॉपर कूलिंग नहीं आ रही, फिर गैस का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। 10 से 12 से ऊपर नहीं जाना, 10-12 PSI। अगर R600 चार्ज कर रहे हैं, अभी मैंने चार्ज की है, कल भी चार्ज की है, तो मैंने 5 PSI प्रेशर रखा है, वरना 0 पे चार्ज हो रही है। क्योंकि मुझे मालूम था कि जब वो अंदर कूलिंग फुल हो जाएगी वो 0 पर आ जाएगी ऑटोमेटिक तौर पे। मैंने 5 PSI पे चार्ज करके यूनिट वाले कर दी, क्योंकि उसके अंदर फुल कूलिंग नहीं थी। मैंने 5 PSI अपने अंदाजे के हिसाब से रखा है। मुझे मालूम है जब कूलिंग पूरी हो गई, इसका चार्जिंग प्रेशर इस टाइम चाह रहा है 0 PSI, वो 0 पर आ जाएगी। असल चीज़ है एक्सपीरियंस। हमें रगड़ा खाते हुए 20-22 साल हो गए। पाकिस्तान में रगड़ा नहीं खाया, 4-4.25 साल मैंने बाहर का रगड़ा खाया। तो इस वजह से हमारे कहने पे चलेंगे, आपके मेरे जो सारा तजर्बा है सारा आपके पास आ गया। अब देखिए ये टेक्निक आपको सीखते हुए उम्र गुजर जाती है। नई टेक्निक सीख सकते थे, टाइम लगता है। आपने 1 घंटे में आधे घंटे में सीख लिए। अब हर मेथड आपके लिए कोई परेशानी। अगर यूनिट कोई प्रॉब्लम करता है फिर कंप्रेसर इशू, क्योंकि हर चीज़ आपने कैपिटल में चेक कर ली है, आपके हर चीज़ अपने पैरामीटर पर पूरी है, गैस आपने सही चार्ज कर दी है। और 600 चार्ज करेंगे ना, रिलैक्स हो जाएगा। ये आपका ड्रायर जो यहाँ गर्म हो रहा है ना, हाथ नहीं रखा जाता, और 600 में गर्म ही नहीं होता। उसका डिस्चार्ज प्रेशर बहुत कम है, बड़े मज़ेदार गैस है। मैं उससे जितना भी भागता था, लेकिन अब उसी का ज़्यादा दीवाना हो गया। इससे क्या होता है, आपके एम्पेयर कम हो जाएंगे। फिर फर्ज ये ले रहा है इस टाइम 1.5 एम्पेयर, ये चला जाएगा 0.25 एम्पेयर पर, और 600 चार्ज करने से। लेकिन R600 जब आपने चार्ज करना है तो चार्जिंग लाइन आपके पिन वाल वाली होनी चाहिए। आप टाँका नहीं लगा सकते, वेल्डिंग नहीं कर सकते R600 में। अगर आपने टाँका लगाने की कोशिश की तो धमाका हो जाना है, तो फारिग हो जाना है। अब जब यहाँ पे हम गैस चार्ज करते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि इसके ऊपर आप अंदर पिन वाल होना चाहिए। अगर इस तरह आप खोलेंगे तो गैस सारी बर्बाद हो जाएगी। दूसरा आपके पास रास्ता है पंच कर। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है पंचिंग प्लेयर, ये हमने एडजस्ट किया होता है 1/4 के हिसाब से। अब यहाँ मेरा कल में छेड़ा हुआ है। अब सेट किया होता है। जब गैस चार्ज कर ली, अब यहाँ पे गैस चार्ज करने के बाद बस काम ख़त्म नहीं हो गया। अब आपने थर्मोस्टेट स्विच को अंदर जो कूलिंग टेम्परेचर कंट्रोल करता है, थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं, उसे 1 पर रखना होता है। 1 पर इस वजह रखना होता है 3-3.5 घंटे में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। अगर आप 2 या 3 पर रखेंगे फिर ज़्यादा टाइम लेगा। तो 1 पर रखेंगे, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक के बाद आपने रीस्टार्ट देखना है। अगर बिलफर्ज ऑटो नहीं कर रहा, 3-3.5 घंटे हो गए, नीचे कूलिंग फुल है, तो थर्मोस्टेट स्विच को आप एडजस्ट करेंगे। उसकी एडजस्टिंग क्या है, कमजोरी हो गई है, इसका बचाव और शादी नहीं करना। ये तो जो राजू ने Dauli garam. Amira, dauli. ऐसा हो जाए. गेस करता था ना शो दाव जिता ये पूरे बता दो क्या हो रही है बोरिंग हो रही है। ये रैंको का थर्मोस्टेट स्विच है। रैंको का थर्मोस्टेट स्विच जो है, जिस साइड पर आपकी कैपिलरी निकल रही है, ये कैपिलरी है, ठीक है, इसके अंदर बेलोज है, ये इसका सेंसर है। तो ये एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है।
हाँ जी, आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, आपने शॉप खोल ली है। अगर ऑटो नहीं कर रहा, हम नया थर्मोस्टेट स्विच लोग जाते हैं, आम मैकेनिक भी बड़े बड़े मैंने फिल्में देखी हैं, पेल का थर्मोस्टेट स्विच दे दे, डॉलेस का थर्मोस्टेट स्विच दे दे, फलां का दे दे, वो 700 रुपये का 750 का थर्मोस्टेट स्विच मारते हैं। पागल है मैकेनिक। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यूनिवर्सल दे दो, ये मुझे 500 का मिलता है, 250 मुझे बच के एडजस्ट कर दे। वो भी ऑटो नहीं करते। कल भी मेरे पास ये लड़का कंप्लेन दे रहा था कि सर ऑटो ही नहीं कर रहा, ऑटो नहीं कर रहा तो ना कर नहीं करते। मैंने जितने भी देखे सबसे ज़्यादा कंप्लेन इसी में ऑटो नहीं करते। ये एडजस्टिंग स्क्रू की एक चूड़ी टाइट करते, एक या दो चूड़ी टाइट, ठीक है। अगर आप देखते हैं नीचे कूलिंग जल्दी नहीं कर रहा, जल्दी ऑटो कर रहा है, तो इसकी एक चूड़ी लूज कर दे, ढीली कर दे, आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, खत्म। जो थर्मोस्टेट स्विच लोग चेंज करते हैं, हम लोग चेंज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टिंग करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने 18-20 साल बाद सीखी हैं, आपने 1 घंटे में सीखी, 1 घंटे में 1 मिनट में सीखी। समझ आई कि नहीं? ऐसे उस्ताद गुर नहीं बताते शागिर्दों को, बता दें तो कल तो वो उस्ताद बने बैठेंगे, उस्ताद नहीं सिखाते। तो ये हमने जो सीखे बड़े मुश्किल से, ये जो तजर्बे हैं ये ऐसे नहीं सीखे, मारे खाइए। ये कैपरी को चेक करना, बैक प्रेशर चेक करना, ये तजर्बे से मार खाने के बाद सीखी है। आपको मार खाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो आपको सीधा सीधा चलाता हूँ, आपको खड्डे खुड्डे सारे मैं फिलिंग कर देता हूँ ताकि आप खड्डों में गिरे नहीं। आपको ये भी मैंने सिखा दी है। अब यहाँ पे पंच करना। जी सर, सर अगर इसको बढ़ाए फिर जल्दी बंद होगा। आप इसे बढ़ाने से क्या मुराद है आपकी? आप टाइट करें ना, सीधा कहें, टाइट करेंगे तो क्या करेगा आपका ये ऑटो जल्दी करेगा, हाँ जल्दी बंद हो जाएगा। अगर आप ऑटो का टाइम पीरियड नंबर 1 तो आप रेंज बढ़ाएं, 1 2 3 4 उसको बढ़ाएं। अगर फिर भी ऑटो जल्दी कर रहा है, जल्दी बंद हो रहा है, फिर आपने इसको छेड़ना है, वरना नहीं छेड़ना, आपने रेंज को छेड़ना है, एडजस्टिंग को नहीं छेड़ना, क्योंकि तेरी समझदारी इतनी कमज़ोर है, मेरी समझदारी तू फारिग कर देता है। नहीं सर जी, थोड़े से खून को महसूस कर रहे तो जल्दी बंद खत्म हो, जल्दी उन्हें बंद कर देता है, फिर इसकी 1 2 चूड़ी लूज़ कर देता है। आपने थर्मोस्टेट स्विच जितने नंबर पे रखा है फिर भी जल्दी बंद हो जाता है, फिर इसकी चूड़ी 1 2 लूज़ कर दे, 2 चूड़ियाँ निशान लगाएंगे, आपका यह पर निशान किस जगह पर है, ये ना पूरी लूज़ कर दो, आपकी 1 या 2 चूड़ी ज़्यादा लूज़ कर दिया फिर ये ऑटो से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ड्रायर किसी भी हिसाब से कारामद नहीं है, रिजेक्टेड है ये, क्यों? क्योंकि ड्रायर आग बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी तसल्ली हो गई, यूनिट ऑटोमेटिक सही कर रहे हैं, 1 तसल्ली है हमें, तो हम इस चार्जिंग लाइन को पंचिंग टूल को एडजस्ट करेंगे और इसको हम पंच कर देंगे। पंच करने के बाद अब हमारा काम, हाँ जी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद आपने इसकी इस चूड़ी को आपने लूज़ कर दिया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लूज़ किया तो ये 0 पर आ गई, ठीक है। अब दोबारा मैं टाइट करूँ, अब दोबारा टाइट किया सुई 0 पर रुकी हुई, इसका मतलब है पंच सही लग गई। अगर सुई ऊपर उठना शुरू कर देती तो इसका मतलब है उस्ताद पंच सही नहीं लगा। अगर आप वेल्ड करना, आप ट्यूब कटर से इसे काट देंगे जल्दी में, तो आपका पंच वेल्डिंग करते करते ठीक ठाक गैस लीक हो जाएगी, नीचे कूलिंग आपका यूनिट छोड़ जाएगा। तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये देखिए अभी तक सुई अपनी जगह पर, इसका मतलब है उस्ताद कहीं भी आपका ये पंच किसी भी तरीके से क्रैक नहीं है, फुल सही पंच लगा हुआ है। अब आप ट्यूब कटर से ट्यूब को काटें, फ्रिज चलने दें, फ्रिज बंद ना रहे, फ्रिज चलता रहे, आगे से ट्यूब कटर से ट्यूब को काटेंगे, टाँका लगा देंगे। टाँका लगाने के बाद आपने फ्रिज को बंद कर दें। मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे, तो ये तो समझाना मैं खोपड़ी हिलने वाली बात है। अच्छा, फ्रिज को बंद कर दें, 10-15 मिनट फ्रिज को बंद रहने दें ताकि आपका बैक प्रेशर बढ़े, जहाँ पर प्रेशर आए। 15 मिनट 20 मिनट आपने फ्रिज को बंद रहने देना है। फिर आपने झाग लेनी है बारीक, ये जो पंचिंग टूल को उतार लेना, पंचिंग टूल उतार कर वहाँ अपने लीकेज चेक करना है। अगर आपने पंच मारा, फ्रिज आपका चल रहा है, आप वहाँ लीकेज चेक करेंगे, लीकेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका सेक्शन प्रेशर सारा 10 है, लेकिन जब फ्रिज बंद होगा स्टैंड प्रेशर 60-70 बनेगा, फिर वहाँ अगर हल्की लीकेज हुई तो गैस आपकी लीक हो गई। हम इस वजह से टेक्निकली दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज को बंद कर दिया, 10 मिनट बंद रहने दिया ताकि गैस वापस आए जहाँ पर प्रेशर बने।
फिर आपने पंचिंग टूल को उतार कर अपना वेल्डिंग चेक करेंगे, वेल्डिंग सही है, बबल तो नहीं आ रहा, हल्की झाग पर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ओके है। 5 दोबारा फ्रिज को ऑन कर, टाँका लगा के फ्रिज चले, फ्रिज बंद नहीं करना, फ्रिज चलता रहे। फ्रिज को बंद करेंगे फिर बर्बादी करेगा। एसी को गैस चार्ज करते ही फ़ौरन बंद करना होता है, इसको बंद नहीं करना। ठीक हो गया जी, आप बंद कर दिए इसको। अब देखें बेहतरीन कूलिंग कर रहा होगा अंदर, हाथ लगाएं ऊपर वाली साइड से कूलिंग होगी। आ रहा है जी। आ रहा है सर, इधर से नजर आ रहा है। अब देखिए जब इस पंचिंग टूल को आपने उतारना है, इसकी भी टेक्निक है जी। खान जी, ये इसको दबाना है, समझ आई? इस तरह नहीं खींचना, इस तरह खींचे नहीं आता, ये इसको दबाना। ठीक हो गया। अब जो कुछ मुझे आता था मैंने सारा सिखा दिया। अब याद रखना आपका काम है, फिर वो सामान इकट्ठा करना। किस तरह एडजस्ट करना है इसको? मुझे पता था कि मेरे फोटो ये 1/4 की ट्यूब ली, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर एडजस्ट किया, जुबान को खींच रहे हैं, इसका मतलब अंदर वैक्यूम में हो गया है, तो ये पंच सही। अगर इस तरह करते हैं हवा बाहर आ जाती है, इसका मतलब है पंच सही नहीं है। फिर आप इसे थोड़ा सा टाइट करें, ठीक हो गया, बस खुश। अब रेस्ट कर, अब दिमाग नहीं खाना। चलो ये सामान खान जी उठाए। सर शायद भाई भी इसको यही